अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसों का तबादला, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। हमने पहले पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। प्लांट में गैसों का तबादला कैसे होता है, मतलब प्लांट में कोई मखसूस ऑर्गन सिस्टम नहीं होता जिसके ज़रिए गैसों का तबादला किया जाए, बल्कि उसका हर सेल अपने लिहाज से अपने तौर पर गैसों का तबादला करता है। हमने पढ़ा था कि छोटे पौधों में किस तरह गैसों का तबादला होता है, बड़े पौधों में किस तरह गैसों बड़े दरख्तों में किस तरह गैसों का तबादला होता है। अब हमने पढ़ना है कि गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन, इंसानों में कैसे गैसों का तबादला होता है। तो ये एक मखसूस सिस्टम के ज़रिए होता है। इंसानों में गैसों का तबादला एक मखसूस सिस्टम के ज़रिए होता है जिसे कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए इंसानों में गैसों का तबादला होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम के दो हिस्से हैं। इंसानों में गैसों के तबादले के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, और रिस्पायरेटरी सिस्टम के कितने हिस्से हैं? दो। एक एयर पैसेज वे, दूसरा लंग्स। हवा बाहर से हमारे फेफड़ों तक जिस रास्ते से गुजरती है उसे क्या कहते हैं? एयर पैसेज वे। फिर वहां से बाहर निकल जाती है। एयर पैसेज वे किन किन ऑर्गन पर मुश्तमिल है? दूसरा, इसकी एनाटमी, इसकी फिजियोलॉजी, इसकी एनाटमी और इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। इसमें क्या आता है? सबसे पहले जो हवा है हमारे नॉस्ट्रल्स में दाखिल होती है। नॉस्ट्रल्स के बाद वो जाती है फेरेंक्स में, फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स में, लेरेंक्स के बाद ट्रैकिया में, ट्रैकिया के बाद ब्रोनोका। दो ट्रैकिया जब सीने में दाखिल होती है तो दो शाखों में तकसीम हो जाती है, उसे कहते हैं ब्रोनोकाई। ब्रोनोकाई के बाद ब्रोनोक्यूल्स, ब्रोनोक्यूल्स के बाद फिर ब्रोनोक्यूल्स के बाद एल्वियोलर डक्ट्स आते हैं, और एल्वियोलर डक्ट्स के ऊपर ग्रेप्स लाइक एक गुच्छा होता है, अंगूरों की तरह का गुच्छा होता है, जिसे क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की तह पतली होती है, वहां से गैसों का तबादला होता है, और एल्वियोलाई ही ये गैसों का तबादला कराती हैं क्योंकि उसकी सतह सिर्फ एक सेल की लेयर पर मुश्तमिल होती है। सबसे पहले एयर ट्रैक को बढ़ते हैं। एयर ट्रैक क्या है? वो रास्ता जिसके जरिए हवा, एयर दाखिल होती है हमारे अंदर और फेफड़ों तक जाती है। वहाँ गैसों के तबादले के बाद जो गैस वहाँ से बनती है वो बाहर निकल जाती है उस रास्ते को। ये मुश्तमिल होती है सबसे पहले नॉस्ट्रल्स पे। नॉस्ट्रल्स दो तरह के होते हैं। सबसे पहले नॉस्ट्रल्स नॉस्ट्रल्स दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स और इंटरनल नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स क्या है? जो बाहर की तरफ खुलते हैं, हमारी नोज से जो बाहर की तरफ खुल रहे हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। और इसके बाद ये जो हमारी नोज है उसकी दूसरी तरफ भी दो ये नॉस्ट्रल्स होते हैं, उसे कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स। इंटरनल नॉस्ट्रल्स। अच्छा, इसके बाद जो क्या है? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी, ये जो नोज में खाली जगह होती है, कैविटी होती है, उसे कहते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी को एक वॉल, एक दीवार सेपरेट करती है, उसे क्या कहते हैं? सेप्टम। सेप्टम। उस वॉल को क्या कहते हैं? सेप्टम। अच्छा, ये देख ले कि इसमें से हर हेडिंग, हर टर्म, हर टर्मिनोलॉजी, हर टर्म ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आती है और एमसीक्यूज के तौर पर भी आती है। और ये पूरा रास्ता, पूरा ट्रैक एक सीरीज में आता है और इसको भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया जाता है।
तो इसके बाद नेजल कैविटी, नेजल कैविटी को एक दीवार सेपरेट करती है, उसको सेप्टम कहते हैं। सेप्टम पर छोटे छोटे बाल होते हैं और म्यूकस भी होता है। उनका क्या काम होता है? जो छोटे छोटे हेयर होते हैं, हेयर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। हेयर क्या काम करते हैं? फेयर, जो हवा गंदी होती है, डस्ट आलूद होती है, उससे जो मतलब छोटे छोटे ज़रात होते हैं वो क्या कर लेते हैं? फिल्टर हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। कौन करता है? एयर। वो एक सीप का काम करते हैं, जिसके ज़रिए मतलब कि वो डस्ट पार्टिकल को अपने अंदर फंसा लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। उसको क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन। मतलब फिल्ट्रेशन, अब जो डस्ट होगा वो अंदर नहीं जाएगा बल्कि हमारी नाक के अंदर रह जाएगा। और दूसरा होता है म्यूकस। म्यूकस क्या है? ये हेयर हो गए, ये म्यूकस। ये कहाँ होते हैं? वाल पे होते हैं, नोज के अंदर, वाल पे, सेप्टम पे होते हैं। अब जो म्यूकस है वो क्या काम करता है? म्यूकस चिपकने वाला मादा होता है। ये एक तो डस्ट पार्टिकल को अपने ऊपर चिपका लेता है। दूसरा, ये क्या काम करता है? ये जो एयर जाती है उसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है, कभी गर्म ज़्यादा होती है, कभी ठंडी ज़्यादा होती है। ये उसको नॉर्मल करता है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आता है म्यूकस। इसके दो फंक्शन है, एक तो ये डस्ट पार्टिकल को अपने अंदर चिपका लेता है, दूसरा ये क्या कर देता है, उसको मतलब हवा को या नमी को नॉर्मल टेम्परेचर के मुताबिक करके वो हवा जिसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है वो आगे भेजता है। अब नेजल कैविटी के बाद एयर कहाँ जाती है? नेजल कैविटी। इसके बाद फेरेंक्स में चली जाती है। आवाज चली जाती है फेरेंक्स में। फेरेंक्स क्या है? एक मस्कुलर रास्ता है, मसल का बना हुआ रास्ता है, जो खुराक और हवा दोनों के लिए मुश्तरक है। इसके अंदर खुराक भी इससे गुजरती है और इससे एयर भी गुजरती है। ये मसल्स का रास्ता, मसल्स का बना होता है। तो इसके बाद क्या आता है? इसके बाद इसी के फर्श पर एक होता है एपिग्लॉटिस, एक पर्दा होता है। ग्लॉटिस के ऊपर एक पर्दा होता है और इसके नीचे, इसके फर्श पर, फेरेंक्स के फर्श पर क्या होता है? एपिग्लॉटिस। ये टिश्यू का एक पर्दा होता है। अच्छा, इसके बाद आता है लेरेंक्स। लेरेंक्स। इसके बाद कौन सा आ जाता है? लेरेंक्स। लेरेंक्स क्या है? लेरेंक्स कार्टिलेज का बना होता है। पहले इसको यहाँ से पढ़ लें थ्योरी, फिर उसको स्ट्रक्चर के जरिए समझाऊंगा। अच्छा, लेरेंक्स क्या होता है? लेरेंक्स कार्टिलेज का बना होता है। इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। मतलब जो आवाज हमारे अंदर पैदा हो रही है, ये कैसे पैदा हो रही है? वोकल कार्ड्स के जरिए। ये वोकल कार्ड्स के जरिए मतलब लेरेंक्स के अंदर ही पैदा हो रही है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? वोकल कार्ड्स मतलब कि फाइब्रस बैंड्स होते हैं, पट्टियों, दो पट्टियों के जोड़े होते हैं जिनसे हवा टकराती है और उसके बाद क्या इर्ताश पैदा होता है उनमें और उससे साउंड पैदा होती है। अच्छा, लेरेंस के बाद आगे क्या हो गया? लेरेंस के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया। अब लेरेंस के फौरन बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया को वेंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया को दूसरा नाम क्या है? वेंड पाइप। ये 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसके अंदर क्या सी शक्ल के कार्टिलेज के रिंग होते हैं। कार्टिलेज और बून में फर्क है। कार्टिलेज उसकी सॉफ्ट फॉर्म है, बून जबकि हार्ड फॉर्म है। कार्टिलेज के बने गोल गोल रिंग होते हैं, जिसे किसके अंदर? ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये एमसीक्यूज के तौर पर ज्यादा पूछी जाती है कि ट्रैकिया की लंबाई कितनी है। अच्छा, ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया जो ही चेस्ट में दाखिल होती है, ये क्या करती है? चेस्ट में दाखिल होती है। ये लाजमी कि चेस्ट में दाखिल होती है, ये ना दो शाखों में डाइवर्ट हो जाती है, दो शाखों में तकसीम हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। अगर एक होता ब्रोंकस, ब्रोकस कहते हैं, दूसरा दो होंगे तो ब्रोंकाई कहते हैं। इसके अंदर भी कार्टिलेज होता है लेकिन खत्म होता जाता है। इसके ब्रोंकाई के अंदर भी कार्टिलेज होता है। इसके बाद ब्रोंक्यूल्स आ जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के अंदर कार्टिलेज होता है लेकिन
छोटी छोटी प्लेट की शक्ल अख्तियार कर लेता है, छोटी छोटी प्लेट की शक्ल अख्तियार करता जाता है। यहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है कार्टिलेज। इसके बाद जो ब्रोनोकाई है ये दो शाखों, ये मजीद शाखों में तकसीम हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं ब्रोनोक्यूल्स। ब्रोनोक्यूल्स के बाद मजीद शाखें निकलती हैं, ब्रोनोक्यूल से मजीद शाखें निकलती हैं, ब्रोनोक्यूल से मजीद शाखों में तकसीम हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं एल्व्यूलर डक्ट्स। एल्व्यूलर एल्व्यूलर डक्ट्स, एल्व्यूलर डक्ट्स पढ़ते, इसको क्या कहते हैं एल्व्यूलर डक्ट्स। एल्व्यूलर डक्ट्स के बाद जो है ना यहाँ से वो ख़त्म हो जाती है, ये छोटी छोटी बारीक नालियाँ हैं। इसके बाद इनके ऊपर एक ग्रैप लाइक शक्ल का, ग्रैप लाइक एक गुच्छा होता है, अंगूरों का एक गुच्छा होता है, उसे क्या कहते हैं एल्व्यूलाई। क्या कहते हैं एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई क्या है? एल्व्यूलाई स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। फेफड़ों का जो बेसिकली यूनिट है वो क्या कहते हैं, जिस तरह हर एक चीज का यूनिट होता है, फेफड़ों का लंग्स का जो यूनिट है वो क्या है एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई के जरिए बनी होती है। एल्व्यूलाई क्या है? ये छोटी छोटी थैलियां हैं, छोटी छोटी बंद थैलियां। मतलब ये कि एक सेल की एक तह पर, एपिथेलियल सेल की सिर्फ एक तह पर मुश्तमिल होते हैं। यहीं से गैसों का तबादला होता है, यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर दाखिल होती है, यहीं से ऑक्सीजन यहाँ से निकलती है। इनके ऊपर ब्लड कैपिलरीज का एक जाल होता है, जो कि उसकी लेयर भी पतली होती है। वहाँ से ये ऑक्सीजन यहीं से निकल के उसके ब्लड के अंदर दाखिल होती है, और ब्लड से निकल के एल्व्यूलाई के अंदर दाखिल होती है। यहीं से कि गैसेस एक्सचेंज होती है। अब इसको पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर के जरिए। सबसे पहले नॉस्ट्रल्स। एयर नॉस्ट्रल्स के जरिए हमारे नोज के अंदर दाखिल होती है। नॉस्ट्रल्स से नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से अंदर खुलती है, कि अंदरूनी नॉस्ट्रल्स के जरिए कहाँ खुलती है फेरेंक्स में। फेरेंक्स क्या है? ये देखो, ये मस्कुलर रास्ता है। फेरेंक्स क्या है? मस्कुलर रास्ता। इसके फर्श पर एक एपिग्लॉटिस होता है। कि एपिग्लॉटिस क्या है? एक पर्दा है, टिश्यू का बना हुआ पर्दा ग्लॉटिस के ऊपर। ग्लॉटिस किसको कहते हैं? सुराख को। एपिग्लॉटिस सुराख का पर्दा। फेरेंक्स के बाद क्या आता है? फेरेंक्स के बाद आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या है? मैंने आपको बताया है कि ये वॉइस बॉक्स भी इसे कहते हैं, कार्टिलेज का बना होता है। साउंड यानी कि यहीं पे वॉइस पैदा होती है, इसको क्या कहते हैं लैरिंक्स। इसके अंदर जो बैंड्स लगे होते हैं ये पट्टियों के, ये फाइब्रस बैंड, ये देखो दो जोड़े लगे हैं। ये क्या करते हैं, जो ही एयर अंदर से गुजरती है ये खिंचाव में आ जाते हैं। जो ही इनसे टकराती है तो क्या पैदा होता है? इर्ताश पैदा होता है, और साउंड, डिफरेंट साउंड, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इसी की वजह से बोल रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद इसके ऊपर ये क्या है? एक सुराख है। किसके ऊपर? लैरिंक्स के ऊपर। इसको क्या कहते हैं? लैरिंक्स के ऊपर एक सुराख होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर एक पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं एपिग्लॉटिस। ट्रैकिया स्टार्ट हो जाती है। ट्रैकिया क्या है? ये इसमें सी शक्ल के कार्टिलेज के रिंग जा रहे हैं, ये ट्रैकिया जा रही है। ये कितनी 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, तकरीबन 12 सेंटीमीटर ये क्या होती है लंबी होती है। इसके अंदर ये क्या जा रहे हैं? ये देखो सी शक्ल के कार्टिलेज के रिंग है। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन ये है कि अगर एयर, जब हम सांस नहीं ले रहे होते तब भी कि अगर इसके अंदर एयर नहीं है, ये उसको कोलैप्स नहीं होने देते उसको, क्योंकि वो मसल का बना होता है बाहर के लेयर, ये उसको कोलैप्स नहीं, अगर कोलैप्स हो जाए तो हमारी डेथ हो सकती है। लेकिन ये कुदरत है कि यहाँ से ये उसको कोलैप्स नहीं होने देते। उसके बाद ये ट्रैकिया दो शाखों में तकसीम हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं ब्रोनोकाई। ये दो शाखें चेस्ट में दाखिल होती है, ये क्या कर लेती है? दो शाखों में तकसीम हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं ब्रोनोकाई। ब्रोनोकाई मजीद आगे जाती है, ब्रोनोक्यूल्स में तकसीम हो जाती है। ये ब्रोनोक्यूल्स, यहाँ देखो ये कार्टिलेज की प्लेटें बनी हैं, यहाँ पे रिंग अब ख़त्म हो गए हैं, कार्टिलेज की प्लेटें बच गई हैं। अब यहाँ ब्रोनोक्यूल्स मजीद जाते हैं एल्व्यूलर डक्ट्स में, कि ब्रोनोक्यूल से मजीद शाखें निकलती हैं, जिसे क्या कहते हैं एल्व्यूलर डक्ट्स। एल्व्यूलर डक्ट्स के ऊपर एक ग्रैप लाइक शक्ल का ये गुच्छा होता है, जिसे क्या कहते हैं ग्रैप लाइक शक्ल का एक गुच्छा होता है, जिसे क्या कहते हैं एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई का फंक्शन क्या है? एल्व्यूलाई कि ये बेसिक यूनिट्स हैं किसके? लंग्स के। यहीं से गैसों का तबादला होता है, यहीं से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर दाखिल होती है, क्योंकि इनके ऊपर कैपिलरीज का एक जाल होता है।
यहीं से क्या जाती है एयर ब्लड के अंदर, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, फिर यहीं से गैसों के तबादले के बाद वापस कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है, यहीं से वापस आती है और यहाँ से वापस निकल जाती है। तो इसी सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है उसे क्या कहते हैं, लंग्स। पहला तो एयर पैस हमने पहले पढ़ा कि एयर पैसेज वे, एयर पैसेज वे क्या है, जिससे हवा हमारे फेफड़ों में दाखिल होती है, वो हमने पढ़ा था। नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स, उसके बाद फेरेंक्स, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रैकिया, ब्रोनोकाई, ब्रोनोक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट्स, जाके एल्विलाई, उसे वही एल्विलाई इसकी क्या है, यूनिट है। लंग्स लोकेशन क्या है, ये चेस्ट कैविटी मतलब थोरेसिक के अंदर होता है। इसके ऊपर क्या होता है, रेब्स के 12 जोड़े होते हैं, रेब्स के 12 जोड़े होते हैं जो इसकी प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि ये वाइटल ऑर्गन है ना, ये इसी के जरिए तो हमारे मतलब गैसों का तबादला होता है, तो हम ऑक्सीजन ले पाते हैं। उसकी प्रोटेक्शन के लिए 12 रेब्स के जोड़े होते हैं। बस मतलब इसके 12 जोड़े होते हैं जो कि एक दूसरे से इंटरकॉस्टल मसल्स के जरिए जुड़े होते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या है, ये स्पॉन्जी शक्ल के होते हैं, स्पॉन्जी लाइक फोम की तरह होते हैं ये, जिनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। और किससे बने होते हैं ये, एल्विलाई के एक तरफ के, मतलब एक तरफ देख लो तो सारे एल्विलाई क्या मिलके बनाते हैं, एक एक लंग बना देते हैं। और इसके बाद इसके ऊपर क्या होता है, इसकी 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक अंदरूनी मेम्ब्रेन और एक बैरूनी मेम्ब्रेन। बैरूनी मेम्ब्रेन ये इसको क्या कहते हैं, पल्लूरल मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं, पल्लूरल मेम्ब्रेन। अंदरूनी और बैरूनी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, पल्लूरल मेम्ब्रेन। और पल्लूरल, इनके मेम्ब्रेन के दरमियान एक फ्लूइड भी होता है। फ्लूइड क्या काम करता है, फ्लूइड काम करता है कि इसके जो मतलब जो फेफड़े ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े ऊपर नीचे होते हैं, लंग्स ऊपर नीचे होते हैं, उसकी मतलब ताकि वो फ्रैक्शन ना हो उसको बचाने के लिए हमारे इसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है, उसे जो इसकी फ्रैक्शन को बचाता है। इसी के नीचे बिल्कुल एक मसल्स का बना हुआ एक ऑर्गन, मसल की बने हुए एक साख्त है जिसे क्या कहते हैं, डायफ्राम। ये क्या करता है, हेल्प करता है इसकी, मतलब कि लंग्स को ऊपर करता है, फिर जब रिलैक्स होता है तो लंग्स नीचे हो जाते हैं। ये मतलब गैसेस के तबादले के लिए हेल्प करता है। और इसके बाद जो कि हमने पढ़ा है, दायां फेफड़ा थोड़ा सा बड़ा होता है और बायां फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि ये 2 लोब्स पर मुश्तमिल होता है, ये 3 लोब्स पर मुश्तमिल होता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम। इंसानों में गैसों का तबादला किससे होता है, दो तरह से ये 2 रास्तों पर मुश्तमिल है, ये 2 कंपोनेंट पर मुश्तमिल है, ये 2 कंपोनेंट पर मुश्तमिल है। एक एयर पैसेज वे, दूसरा लंग्स। एयर पैसेज वे को हमने डिटेल से पढ़ा और उसके बाद हमने लंग्स को पढ़ा। अब ये जो एल्विलाई है इसके इसी के ऊपर कैपिलरीज का एक जाल होता है। कैपिलरीज में क्या होता है, ब्लड होता है, उसके अंदर जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो यहाँ से निकल कर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, बाहर जाती है एल्विलाई के अंदर, और वहां से जो ऑक्सीजन, जो हवा के जरिए ऑक्सीजन आ रही होती है, वो क्या इसके अंदर कैपिलरीज के अंदर चली जाती है और हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है।